हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज़ फॉर आईएएस एंड आरएएस प्री 2020-21। तो यहाँ पर देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू प्रश्न है हमारा जीडीपी से और काफ़ी कंसेप्चुअल प्रश्न है। तो आपका ये आरएएस मेंस के रिटर्न में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बताऊँगा बाद में कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना में नहीं गिना जाता है। मतलब ये जो दो ऑप्शन है इनमें से जीडीपी गणना में क्या काउंट नहीं होता है। पहला है अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि और दूसरा ऑप्शन है आपके पास री एक्सपोर्ट। और आपके सामने ऑप्शन है एक या दो या एक और दो और ना ही एक और ना दो। तो सबसे पहले आप सवाल का मतलब समझिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भारत की जीडीपी की गणना करते हैं हम विभिन्न तरीकों से, तो भारत की जीडीपी की जो हम गणना करते हैं उस जीडीपी की गणना में ये अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इनफॉर्मल सेक्टर होता है असंगठित क्षेत्र, हिंदी में इसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। और असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि आपको फास्ट फूड की रेडियाँ स्टॉल्स मिल जाती हैं बाज़ार में, आप जब भी जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी जो गतिविधियां हैं ये सरकार के काउंटिंग में नहीं आ पाती जब पूरे साल जीडीपी की गणना होती है। इन सब के द्वारा जनरेट तो किया जाता है प्रोडक्ट और सेवाओं को, पर काउंट नहीं किया जाता क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो इन सभी जो रेडी है फास्ट फूड की उन सभी का जो योगदान है जीडीपी में उसे काउंट कर सके। तो इस तरह के जो भी क्षेत्र होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता पर जो योगदान देते हैं उसे इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर को जीडीपी में हम शामिल करते हैं या नहीं करते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एमसीक्यू जो पूछा जाता है वो एमसीक्यू इस तरह से पूछ लिया गया है, पर यहाँ पर मेंस का प्रश्न भी बन सकता है 2 नंबर या 5 नंबर का, कि क्या अनौपचारिक क्षेत्र को जीडीपी में गिना जाता है और नहीं गिना जाता तो क्या कारण है, गिना जाता है तो क्या कारण है। तो देखिए, एक रफ आइडिया ये है कि जीडीपी में लगभग 30% योगदान इनफॉर्मल सेक्टर का है। मतलब देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है ये, कि लगभग 1/3 भाग कवर करके रखा है जीडीपी का। पर इस 30% को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से अगर मैंने आपको फास्ट फूड का एग्जांपल दिया है, रेडी का एग्जांपल दिया, तो पूरे देश में इतने कितने सारे लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं, तो कोई सिस्टम नहीं है इनकी इनकम काउंट करने के लिए। तो ये जो 30% का आइडिया है, फिर ये कहाँ से आया? ये आया है फॉर्मल सेक्टर की गतिविधि के अनुमान पर। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्टली नहीं है 30%, ये निकाला गया है, इसको फिर फॉर्मल सेक्टर पर व्यवस्थित किया गया है और उस हिसाब से इसको बताया गया है कि लगभग 30% है। तो अगर हम 30% बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसे जीडीपी में काउंट तो कर रहे हैं पर एग्जैक्टली हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात ये हुई कि जीडीपी में असंगठित क्षेत्र को शामिल किया जाता है पर हम एग्जैक्टली इसको शामिल नहीं करते, हम सिर्फ उसे किसी गणना के द्वारा अनुमानित करते हैं और उसे फिर से शामिल किया जाता है। तो दूसरी बात अब ये है री एक्सपोर्ट। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या री एक्सपोर्ट को शामिल किया जाता है, तो समझिए री एक्सपोर्ट क्या होता है। देखिए, सामान्य भाषा में एक्सपोर्ट आप सभी समझते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी भी देश से जो प्रोडक्ट या सेवा होती है उसे दूसरे देश में भेजना, ए से बी में भेजना। अब री एक्सपोर्ट क्या होता है? तो मान लीजिए कि हमने किसी तीसरे एक्स से कोई सामान मंगाया हमारे देश में, ए के पास एक्स से सामान मंगाया ए में, और फिर इसमें कुछ संशोधन किया, इसको क्वालिटी को बढ़ाया, इसको प्रोसेस्ड किया और बने हुए माल को फिर हमने बी को भेजा। तो ये जो प्रक्रिया है कि एक्स से पहले मंगाया, फिर उसे प्रोसेस किया और फिर उसे बी को भेजा, तो ये प्रक्रिया कहलाती है री एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट में आप अंतर समझ गए होंगे। एक्सपोर्ट में मतलब हमारे देश में ही ए के पास ही सामान या सेवाएं बनी और सीधे हमने बी को ट्रांसफ़र कर दी, तब ये बन गया हमारे पास एक्सपोर्ट। और जब हमने किसी तीसरे देश से मंगाया और उसमें कुछ प्रोसेसिंग किया और उसके बाद बी को भेजा, तो वो बन गया री एक्सपोर्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा रिफाइंड ऑयल। जैसे ठीक है, जैसे हम
जो भी सऊदी अरब के मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ से जो कच्चा तेल मंगाते हैं, तो मान लीजिए कि हम वो 50 रुपये पर लीटर में वो कच्चा तेल हम मंगाते हैं। इसको मंगाने के बाद इससे हमें पेट्रोल बनाना पड़ता है, इसको रिफाइंड करना पड़ता है, इसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो हम इंडिया में इसे फिर प्रोसेस करते हैं या रिफाइंड करते हैं। अब इस प्रोसेसिंग का जो खर्चा आता है वो मान लीजिए आ गया आपके पास 10 रुपये। तो आपने 50 रुपये में तेल मंगाया, 10 रुपये उस पर प्रोसेसिंग के लगा दिए। अब आपने ये तेल दूसरे देशों को बेचा, जैसे भारत मिडिल ईस्ट से देश तेल मंगाता है और उसके बाद ये श्रीलंका जैसे कुछ देशों को सप्लाई भी करता है। तो यहाँ पर श्रीलंका को इन्होंने 60 रुपये या जो भी इस पर मार्जिन लगा के है वो श्रीलंका को भेजा। तो ये जो प्रक्रिया है कि हमने मिडिल ईस्ट से मंगाया और उसके बाद प्रोसेस करके श्रीलंका में भेजा 60 रुपये में, तो ये प्रक्रिया हुई री एक्सपोर्ट की। तो री एक्सपोर्ट में अब बात ये होती है कि यहाँ पर मेंस का सवाल क्या बनता है कि री एक्सपोर्ट क्या होता है और किस तरह से इसे काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 60 रुपये पूरी तरह से काउंट नहीं किए जाएंगे री एक्सपोर्ट में, क्योंकि आप 50 रुपये पहले ही काउंट कर चुके हैं जब आपने मंगाया है। उसके बाद आपने 10 रुपये इस पर जो प्रोसेसिंग चार्ज लगाया है, जो आपका खर्चा हुआ है, उस 10 रुपये को आप काउंट करते हैं जीडीपी में। तो एक तरह से री एक्सपोर्ट का ये डेटा आपके लिए जीडीपी में काउंट किया जाता है। तो अब आप शायद दोनों बात समझ गए होंगे कि जीडीपी की जब गणना होती है तब इनफॉर्मल सेक्टर की भी गतिविधियां शामिल होती हैं, पर एग्जैक्टली शामिल नहीं होती। और री एक्सपोर्ट भी शामिल होता है, पर री एक्सपोर्ट भी आपको मैंने बताया किस तरह से शामिल होता है। केवल जो प्रोसेसिंग चार्ज लगता है वही शामिल किया जाता है, ना कि 60 रुपये। 10 रुपये शामिल किया जाएगा, ना कि 60 रुपये। तो अब हमारे प्रश्न पर हम वापस आते हैं और देखते हैं इसका आंसर। तो जीडीपी की गणना में नहीं गिना जाता, इस तरह के सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अनौपचारिक क्षेत्र को गिना जाता है, री एक्सपोर्ट को भी गिना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, और इसमें चौथा ऑप्शन आएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो ये तो हुई एमसीक्यू के लिए सवाल, पर इसका जो आपको मैंने मेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि मेंस में किस तरह से कंसेप्ट पूछा जा सकता है। तो पूछ ले देंगे असंगठित क्षेत्र क्या है और जीडीपी में इसका कितना योगदान है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र और जीडीपी में योगदान। तो यहाँ पे आपका ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है सीधा सीधा। और दूसरा योगदान, और दूसरा इसमें सवाल बनता है 5 नंबर में कि असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों को जीडीपी में किस तरह से शामिल किया जाता है। और री एक्सपोर्ट में सवाल बनता है आपका कि री एक्सपोर्ट, या इसको हिंदी में मैं कहूँ तो पुनर्निर्यात किसे कहते हैं और इसे किस तरह से काउंट किया जाता है। तो इस तरह से आरएएस में 2 और 5 नंबर के मेंस के प्रश्न भी यहाँ पे बनते हैं और यूपीएससी में भी इस तरह प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए थैंक यू।